चरक में आज हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान का 8वां अध्याय राज्यक्षमा चिकित्सा। तो राज्यक्षमा में पहले 4, 5, 6 और 7 नंबर श्लोक हैं। उसमें एक पौराणिक कथा ऐसे करके बताई है राज्यक्षमा के बारे में, तो उससे रिलेटेड नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि जो दक्ष प्रजापति है उनकी 28 जो है वो कन्याएं थी। तो चंद्रमा है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उनको सभी से शादी की, लेकिन उनमें से रोहिणी नाम की एक कन्या थी जिनके प्रति वो ज्यादा ही आसक्त थे। तो क्या हुआ, जो बाकी की हैं 27, उन्होंने अपने पिता से उसके बारे में, मतलब क्या होता है, शिकायत लगाई टाइप की, ऐसा हम अलग रहते हैं, ऐसा वो रोहिणी के साथ ज्यादा। तो दक्ष प्रजापति हैं, उनके श्वास से वो क्रोध जो निकला था, फिर चंद्रमा क्या क्या हो गया, चंद्रमा की देह में वो प्रवेश कर गया जो रजोगुण युक्त था। तो चंद्रमा जो है यानी सोम जो है, चंद्रमा सोम का पर्याय है ना, तो वो क्या हो गए, ये जो राज्यक्षमा व्याधि है इससे पीड़ित हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर श्लोक में आप देखिए, 11 नंबर श्लोक फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना। क्रोधो यक्ष्मा ज्वरो रोग एकार्थो दुख संज्ञक, एक ही अर्थ वाले होते हैं। कौन? क्रोध भी बोलो, यक्ष्मा बोलो, ज्वर बोलो, रोग बोलो, दुख बोलो, एक ही बात है ऐसा। फिर है हमारा 13 नंबर श्लोक में बताया यहाँ पे राज्यक्षमा के 4 कारण। तो वो हम निदान स्थान में भी पढ़ चुके हैं, पहले चरक निदान में हमने पढ़ा था, इह खलु चत्वारे शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद्यथा सहस्संधारण क्षय और विषमाशन। ये वैसे भी आपको श्लोक करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी याद होगा आपको, नहीं है तो आप लिख सकते हैं। साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन, इनसे होती है राज्यक्षमा 4 कारणों। साहस मतलब साहसिक कार्य, जितना आपकी कैपेसिटी भी नहीं है उससे ज्यादा आप काम करो तो साहस। संधारण मतलब वेगों को धारण करना। क्षय मतलब धातु के क्षय की वजह से राज्यक्षमा होता है। और विषमाशन मतलब आहार विहार आप ठीक नहीं कर रहे हैं, अपने आहार को विषम रूप से सेवन करें, उसकी वजह से राज्यक्षमा होता है। इसके बाद आप आइए पेज नंबर 282 पे, यहाँ पे विभेदक कोष्ठक करके ये बना है ना, साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन जन्य जो राज्यक्षमा है उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, वो टेबल बनी होगी उसमें। उस टेबल पे हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने हैं। जैसे साहसिक में क्या बोला, सिरशूल होता है पेशेंट को, कंठोध्वंस को आपने स्टार लगाया, कंठोध्वंस। फिर कास है, स्वर भेद होता है, अरोचक, पार्श्वशूल, अतिसार, जृंभा को आपने स्टार लगाया, जृंभा। फिर उसके बाद ज्वर है, फिर उरशूल को और रक्त मिश्रित कफ का निष्कासन होता है, इन 2 को स्टार लगाया लास्ट वाले। ये क्या है, अलग मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए आप, वेग संधारण वाले में सिरशूल वैसे ही है, कंठ उद्वंस की जगह अंशाव, ये अंशाव मर्द करके लिखा तो इसको स्टार लगा लीजिए। फिर कास सेम है, स्वर भेद भी सेम है पहले जैसा, रोचक भी, पार्श्वशूल भी, अतिसार भी है। जृंभा की जगह देखिए इन्होंने क्या बोला, अंग मर्द, तो अंग मर्द को आपने स्टार लगाया, अंग मर्द। फिर ज्वर दोनों में सेम है, उरशूल लिखा, इधर प्रतिशाय, तो प्रतिशाय को स्टार लगाया, और लास्ट में वमन को आपने स्टार लगाया है। वेगों को रोकने की वजह से वमन, प्रतिशाय, अंसाव मर्द और अंग मर्द, ये 4 लक्षण अलग आए। साहस की वजह से कंठोध्वंस, जृंभा, उरशूल, रक्त मिश्रित कफ, ये अलग लक्षण थे 4। फिर है इसी तरह क्षयज में, क्षयज में हमारा है सिरशूल सेम, अंश ताप करके आया, तो अंश ताप को आपने स्टार लगा लिया इसमें। फिर नेक्स्ट कास्ट सेम है, स्वर भेद है बाकियों में, इसमें स्वर क्षय है। अरोचक, पार्श्वशूल भी वही, अतिसार भी वैसे ही है, अंग मर्द वैसे ही है जो सेकंड में बोला, ज्वर है, प्रतिशाय है, और लास्ट में श्वास, तो प्रतिशाय और श्वास को आपने स्टार लगाया, प्रतिशाय, श्वास और अंग मर्द जो था उसको स्टार लगाया। फिर है विषमासन, तो इसमें अंश ताप वैसा ही है जैसे फर्स्ट में, तो भी इसको स्टार लगा लीजिए। फिर कास वही है, स्वर भेद वही, अरोचक, पार्श्वशूल, रक्त वमन जो है वो देखिए सब में अतिसार है तीनों में, फिर यहाँ पे रक्त वमन आ गया अब। फिर नेक्स्ट है प्रसेक को आपने स्टार लगाया, ज्वर वही है, प्रतिशाय है और वमन, इस तरीके से। तो इतना ज्यादा डीप पूछते नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स है, जैसे कंठोध्वंस हमारा साहसिक में ही आया, प्रतिशाय है, जैसे प्रतिशाय बाकी के तीनों में है लेकिन सिरशूल में नहीं है प्रतिशाय, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। देन आते हैं हमारे यक्ष्मा के पूर्व रूप। तो इसमें सबसे पहले पूर्व रूपम प्रतिशाय और दौर्बल्य, इसको हाईलाइट करना, दोष दर्शनम अदोषेषु अपि भावेषु।
जिन भावों में दोष भी नहीं है, मतलब कोई भी अबनॉर्मेलिटी है ही नहीं, उनमें भी दोषों को देखता है, तो वो राजक्षमा के पूर्व रूप में काउंट किया है। नेक्स्ट है हमारा काय विभित्स दर्शनाम घृणित्वम च अपि। बल मास परिक्षय को हाईलाइट कीजिए। उस पेशेंट का बल और मास क्षय होता ही रहता है कॉन्टिन्यूसली। स्त्री मध्य मास प्रियता को आपने हाईलाइट किया। स्त्री सेवन की, मद्य सेवन की या मांस खाने की इच्छा होती है पेशेंट को। उसके बाद लिखा है मक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानी च को आपने हाईलाइट किया। मतलब वो अपने आहार आदि में, आहार जो ले रहा है या पीने के लिए जो भी द्रव्य लेता है उसमें मक्खी आदि का, घुण का, बालों का या तृण आदि का गिरना मतलब देखता है, या तो उनको देखता है या फिर उनको गिरते हुए देखता है अपने खाने में, ऐसा। और नेक्स्ट हाईलाइट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम। इतनी बड़ी लाइन करके लिखी है केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम, तो वो राजक्षमा के लिए, राजक्षमा बड़ा वर्ड है तो उसके लिए बड़ी लाइन बोलेंगे केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम। प्रमेय जो हमारा होता है, प्रमेय के लिए एक छोटा सा वर्ड बोला, केश नखाति वृद्धि, केश और नख की वृद्धि होती है, सिंपल सा लिखा, वो हमारा है प्रमेय के लिए। इतना ज्यादा बड़ा खींच के उसको लिखा केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम, तो वो राज्यक्षमा के लिए लिखा है चरक के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है लास्ट लाइन में इसकी, स्वप्ने केश अस्थि राशि भस्म अधिरोहणम। ये हम निदान स्थान में भी पढ़ चुके हैं वैसे तो। स्वप्न में वो पेशेंट क्या करता है कि अपने आप को केश हैं जो अस्थि है इनकी राशि पर या भस्म की राशि पर चढ़ते हुए ऐसे खुद को देखता है। फिर नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए। राजक्षमा की संप्राप्ति है। ये फर्स्ट लाइन लिख के आई थी एक बार बीएचयू में और पूछा था कि किसकी संप्राप्ति के बारे में कहा गया, तो श्रोतसाम सन्निरोधत्वाच रक्तादीनां च संक्षयात धातु ऊष्मणा च अपचाद राजक्षमा प्रवर्तते। मीन्स निदानों का आपने सेवन किया तो निदानों के सेवन से क्या हो गई, हमारी जो अग्नि है वो विषम हो जाती है, आहार आदि जो धातुएं हैं उनका पाक हो नहीं पाता, उसकी वजह से क्या हुआ, तो जो स्रोतस है वो बंद हो जाते हैं। जब आहार का पाक नहीं हो रहा तो एक क्या हो रहा है, मतलब जो रस बन रहा है हमारा वो क्या होगा, आम वाला होगा, तो वो क्या करेगा, स्रोतसों को रोक देगा। स्रोतसों को रोका तो उत्तरोत्तर धातुएं तो बढ़ेंगी नहीं, मतलब रक्त आदि धातुएं बनेंगी ही नहीं, धातुएं नहीं बनेगी तो धातु अग्नि भी मंद हो जाती है जिससे राज्यक्षमा की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर श्लोक में, 42 नंबर श्लोक को हाईलाइट करना, तस्मात् पुरीश सरक्षम विशेषाद राजयक्ष्मिनः सर्वधातु क्षयार तस्य बलम तस्य ही विडबलम। मीन्स राजयक्ष्मा के पेशेंट की जो पुरीश है उसकी रक्षा करने को बोली है। क्या होता है ऐसे पेशेंट का राजयक्ष्मा की, हमारा जो नॉर्मली हम आहार खाते हैं, आहार हमने लिया तो उसका पाचन होगा, उसका कुछ भाग तो किट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ आहार रस रूप में, तो वो रस आगे आगे उत्तरोत्तर रक्त मांस ये सब बनाता है। लेकिन राजयक्ष्मा के पेशेंट में धातुएं बन नहीं रही, मल ज्यादा बनने लगता है, तो उसका जो बल है राजयक्ष्मा के पेशेंट का वो मल के अधीन हो जाता है, इसलिए ऐसे पेशेंट की आपको मल की रक्षा करने को बोली है। नेक्स्ट है इसके विमर्श में, देखिए 42 नंबर श्लोक के नीचे जो विमर्श लिखा है ना, विमर्श के नीचे से सेकंड लाइन लास्ट की तरफ अन्यत्र यह भी बताया, देखिए शुक्र आयतम बलम पुंसाम मलायतम तु जीवनम तस्माद यतनेन संरक्षम यक्षुणो मल रेतसी। ये भैषज्य रत्नावली के अकॉर्डिंग है कि मल है और रेतस है, ऐसे यक्षमा के पेशेंट के मल की और रेतस की रक्षा करनी चाहिए विशेष रूप से। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा यहाँ पे 45 और 46 नंबर श्लोक में एकादश रूप और षड रूप राजयक्ष्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि निम्न में से यक्षमा के एकादश रूप में कौन सा लक्षण आता है कौन सा नहीं आता, ऐसे करके पूछा जाता है, तो ये याद होना चाहिए आपको। श्लोक याद करेंगे तो गलत होने के चांसेस नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है, क्वेश्चन गलत, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। तो काशो अंश तापो वैश्वर्यम ज्वर पार्श्व शिरोरुजा छर्दनम रक्त कफ्यो श्वास वर्चो गदो अरुचि रूपानी एक दशेतानी यक्ष्मने षड इमानी वा कासु ज्वर पार्श्व शूलम स्वर वर्चो गदो अरुचि। तो ये हमारे एकादश रूप और षड रूप इस श्लोक में बताए गए हैं। पहले जो लिखे हुए हैं पहली लाइन, और रूपानी एक एक दशे तानी वा,
यहाँ तक तो एकादश रूप है फर्स्ट लाइन में पूरी में। फिर लिखा है ना यक्ष्मने षड इमानी व षड रूप क्या है? ये जो लास्ट वाली लाइन है कासो ज्वर पार्श्व शूलम स्वर वर्चो गदो अरुचि, ये हमारी षड रूप बताए। कास ज्वर पार्श्व शूल स्वर वर्च गद मीन्स अतिसार और लास्ट में अरुचि, ये 6 लक्षण है। तो आप एक बार पेज के बॉटम पे लिखिए चरक, एरो करके लिखना, चरक लिखा और एरो करके लिखिए जकास अरुचि प्लस पाव, जय का और स सड़क वाला, जकास अरुचि प्लस पाव, ये चरक के अकॉर्डिंग षड रूप है। ज का स जकास अरुचि प्लस पाव, जकास अरुचि प्लस पाव मीन ज्वर कास, फिर आगे स्वर भेद, अरुचि, पाव का मतलब क्या है पार्श्वशूल और व का मतलब वर्चोगद, ऐसे। तो ये षड रूप हो गए जकास अरुचि प्लस पाव। फिर आप लिखिए सुश्रुत, सुश्रुत अनुसार आप लिखिए जकास अरुचि, जकास अरुचि, ये पहले 4 वर्ड तो एक जैसे हैं, जकास अरुचि प्लस फिर लिखिए शोष, शोष, शलगम वाले श ही हैं दोनों, शोष ऐसे। इसका क्या मतलब है? ज्वर उन्होंने भी बोला, कास भी बोला है, स्वर भेद भी बोला, अरुचि भी बोला, पार्श्वशूल और वर्चोगद की जगह उन्होंने शोणित दर्शन और श्वास बोला है। शोष का मतलब शोणित दर्शन और श्वास। 47 नंबर श्लोक है जो, उसके नीचे विमर्श की 3rd लाइन लिखा है ना 3 लक्षण सुश्रुत ने, सुश्रुत को काट के आपने लिखा भोज, भोज के अकॉर्डिंग 3 लक्षण कौन से राजक्षमा के? ज्वर, कास और रक्त वमन। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जकार, जकार, जैसे ज्वर, क से कास, र से रक्त वमन। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है, यक्ष्मा है जो उसके सामान्य लक्षण हाईलाइट आप कर सकते हैं। अंश पार्श्व अभितापश्च संतापः कर पादयो ज्वर सर्वांगश्चेति लक्षणम राज्यक्ष्मण। अंश पार्श्व अभिताप, अंश और पार्श्व में अभिताप होना फर्स्ट लक्षण। दूसरा संतापः कर पादयो, हाथ और पैर में संताप यानी दाह होना। ज्वर सर्वांगश्चेति, पूरी बॉडी में पेशेंट को ज्वर होगा, तो ये राज्यक्षमा के 3 रूप हैं। उसके बाद हमारा आता है इसमें 53 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, लाइन में हाईलाइट किया, वात पित्त कफात रक्ताद कास वेगात सपीनसाद स्वर भेद। यहाँ तक स्वर भेद जो आचार्य चरक है उन्होंने स्वर भेद को क्या राज्यक्षमा में ही इंक्लूड करके बोला। तो कौन कौन सा होता है जो हमारा स्वर भेद है? 6 प्रकार का, वो वात की वजह से, पित्त की वजह से, कफ की वजह से, रक्त की वजह से, 4 तो ये हो गए, कास वेग की वजह से और पीनस की वजह से स्वर भेद होता है 6 भेद। तो ये हमारे जो सुश्रुत उन्होंने भी 6 प्रकार का बोला, वो अलग बात है कि उन्होंने भेद अलग बोले हैं, इन्होंने स्वर भेद 6 प्रकार का ही वो अलग अलग बोला। नेक्स्ट इसमें आता है 63 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर लीजिए, ये राज्यक्षमा का चिकित्सा सूत्र है। सर्व त्रिदोष जो यक्ष्मा दोषाणाम तु बलाबलम परीक्षा अवस्थिकम वैद्य शोषिणम समुपाचरे। जब हमने कुष्ठ का पढ़ा था तब हमने आपको बताया था, कुष्ठ में आपने लाइन पढ़ी थी सर्व त्रिदोषजम कुष्ठम दोषाणाम तु बलाबलम, वहां पे सर्व त्रिदोषजम ऐसे वर्ड है, यहाँ पे सर्व त्रिदोष जो, ये ऐसा है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ सकते हैं ऐसे में, सर्व त्रिदोष जो और डैश ऐसे फिल इन द ब्लैंक करके दोषाणाम तु बलाबलम। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मोस्टली हम राज्यक्षमा का जब चिकित्सा सूत्र याद करते हैं तो ये लाइन याद करते हैं, तो हमें याद रहती है कि ये राज्यक्षमा का है। कुष्ठ के बारे में चिकित्सा सूत्र वो कोई नहीं बताता, वहां पे हम वातोत्रेषु सर्पी वमनम श्लेष्मोत्रेषु कुष्ठेषु ऐसे वो वाला पढ़ते हैं। तो ये याद रखना है, अगर आपको सर्व त्रिदोष जो पूछा तो यक्ष्मा है, सर्व त्रिदोष जम पूछा तो वो कुष्ठ के लिए बोला। वहां पे भी ऐसा ही है कि तीनों दोषों की वजह से होता है, तो दोषों के बल अबल का विचार करके ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे राज्यक्षमा में भी बोला कि त्रिदोषज होती है राज्यक्षमा, तो तीनों दोषों में दोषों का बल क्या है, कौन सा ज्यादा प्रकोपित है, कौन सा मीडियम अमाउंट में है, कौन सा कम है, वो वैद्य को परीक्षा करके अवस्था के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। अवस्था को देख के पेशेंट की, तब सोच के पेशेंट की ट्रीटमेंट करना चाहिए।
नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे, आप आइए 87 नंबर श्लोक में। 87 नंबर श्लोक, यहाँ पे क्या बोला है कि जो यक्ष्मा का पेशेंट है उसमें वमन और विरेचन के लिए बोला, दोषा नाम अधिका नाम वमनम शिष्यते सविरेचनम स्नेहो स्वेदो पन्ना नाम सस्वेदो यत न कृष्णम। यानी आपको यक्ष्मा का पेशेंट जिसमें दोषों की अधिकता है तो आपको स्नेहन स्वेदन करा के उसको स्नेह युक्त वमन या स्नेह युक्त मृदु विरेचन देना है, बिल्कुल मृदु देना है। ऐसा क्यों? शोषिण मुंचती गात्राणी पुरीशम शंशन आदि अपि, क्योंकि वमन और विरेचन के द्वारा रोगी का कर्षण नहीं होना चाहिए, मतलब वो कृष्ण ना हो जाए यक्ष्मा का पेशेंट, इसलिए मृदु ही देना है, अगर देने की जरूरत भी पड़े वो भी स्नेह युक्त। क्योंकि अगर उसका पुरीश निकल गया बॉडी से तो रोगी की आत्मा भी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना अभी कि जो राजयक्ष्मा का पेशेंट है उसका जो बल है वो मल के अधीन ही होता है, और आपने मल ही निकाल दिया उसका तो फिर वो नहीं रह पाएगा, इसलिए ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा 291 पेज नंबर पे, श्लोक नंबर 90 की जो हिंदी है राजयक्ष्मा में नस्य, तो नस्य बला मूल जो होती है या विदारी गंधा है, विदारी गंधादि गण या मुलेठी से सिद्ध किए हुए घृत है उसमें सेंधा नमक मिलाकर नश्य देने को बोला है। नेक्स्ट 93 नंबर श्लोक की हेडिंग को जस्ट आप अंडरलाइन करना, दशमूलाद्य घृत है वो प्रयोग करने को बोला है। फिर उसके बाद है 96 नंबर श्लोक की हेडिंग है खरजूर आदि घृत, उसको अंडरलाइन किया। फिर दशमूल घृत है। नेक्स्ट आप 99 में आइए, पंचमूल घृत लिखा है ना जहाँ पे उसको हाईलाइट करना हेडिंग को, पंचमूल घृत आपने हाईलाइट किया। और 99 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड हाईलाइट किया, सप्तकम बलम। ये पंचमूल घृत जो होता है इसके प्रयोग से क्या होता है, सिद्धम सर्पी जयेत यक्ष्मण सप्तकम बलम, 7 बलों का नाश करता है राजयक्ष्मा के। तो 7 बल ये यहाँ पे विमर्श में लिखे हैं कि का, स्वर भेद, श्वास, सिक्का, सिर, शूल, पार्श्व शूल, अंश शूल, तो ये 7 जो उपद्रव हैं ये ठीक होते हैं इससे। तो सप्तक बल जो वर्ड आया ये हमारा आया राजयक्ष्मा में, कि राजयक्ष्मा के 7 बलों को नष्ट करता है कौन, पंचमूल घृत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा हम कुष्ठ में क्या पढ़ के आए हैं, सप्तको द्रव्य संग्रह ऐसे करके, तो चाहो तो आप पेज के टॉप पर लिख सकते हो, वैसे बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं। सप्तको द्रव्य संग्रह ऐसा हमने कुष्ठ के लिए पढ़ा। सप्त धातव हम विसर्प के लिए पढ़ते हैं, सप्त धातव। फिर उसके बाद सप्तक गण कृमि, सप्तक गण कृमि, और सप्तक बल अभी हमने राजयक्ष्मा के लिए पढ़ा। सप्तको द्रव्य संग्रह कुष्ठ, सप्त धातव विसर्प, सप्तक गण कृमि, सप्तक बल राजयक्ष्मा। नेक्स्ट आता है हमारा 103 और 104 नंबर श्लोक, आप हाईलाइट कर सकते हैं, शीतोपलादी चूर्ण। रोगाधिकार है ये राजयक्ष्मा का, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछना हो तो शीतोपलादी किसका रोगाधिकार है, ठीक है, तो राजयक्ष्मा में बताया आचार्य चरक ने। शीतोपला तुगाक्षरी पिपली बहुला त्वचम, तो इसके कंटेंट जो आपको याद रखने हैं वो इसके नाम से ही याद होंगे। शीतोपलादी मीन्स स का मतलब शीता शर्करा जो होती है, त का मतलब तुगाक्षरी, प का मतलब पिपली, ल मतलब एला, और फिर आगे क्या बोला है, द वर्ड है ना, तो दालचीनी जो है हमारा या त्वचा जिसको हम बोलते हैं, तो इसका नाम से इसके कंटेंट याद होंगे, शीतोपलादी। और क्या लेने हैं, अंत्यार ऊर्ध्वम द्विगुणितम, पीछे की तरफ से दुगने होते आते हैं, मतलब त्वचा दालचीनी से दुगनी एला होती है, एला से दुगना पिपली, पिपली से दुगनी तुगाक्षरी, तुगाक्षरी से दुगना शीतो होगा हमारा, सीता जो होती है। तो अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणितम, तो ये आपको इनका रेशियो भी पूछ सकते हैं कितना होता है, तो याद रखना इसके नाम से ही होगा। और लास्ट की तरफ से 1 2 4 8 16 ऐसे होता आएगा, दुगना होता आता है। लेहियन मधु सर्पीश आपने हाईलाइट किया, यानी अनुपान क्या है इसका, मधु और सर्पी के साथ आपने लेना होता है। चूर्णियत प्राशेद वातत्त श्वास काश कफातुरम, श्वास का पेशेंट काश का या कफ है जिसको वो ले सकता है। सुप्त जीवा, जिसकी सुप्त जीवा होगी और जीवा में शून्यता है। अरोचकिनम, अरुचि है जिसको। अल्पग्नि पार्श्वशूली नाम, वो भी ये ले सकता है। बीएचयू में एक बार ये क्वेश्चन आया था, ये लाइन लिख के आई थी, सुप्त जीवा अरोचकिनम अल्पग्नि पार्श्वशूली नाम, तो ये किस चूर्ण के लिए बोला, शीतोपलादी चूर्ण के लिए बोला गया है। और नीट जो एआईपीजीटी के एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि शीतोपलादी किसका रोगाधिकार है, तो राजयक्ष्मा का।
नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है, आप आइए पेज श्लोक नंबर 113, 113 नंबर श्लोक, सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। रूपम एक दशा विधम सर्पी अग्रम व्यवोहति। हाईलाइट किया आपने, यानी राज्यक्षमा के जो एकादश रूप हैं उनको नष्ट करने वाला कौन सा घृत बोला? जीवंत्यादि घृत आपने हाईलाइट किया, जीवंत्यादि घृत। सप्तक बल को नाश करने वाला पंचमूल है, और एकादश रूप को नष्ट करने वाला जीवंत्यादि घृत आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारा 121, 121 श्लोक नंबर, हिंदी में ही देखेंगे इसमें। 121 में कफ प्रसेक का चिकित्सा सिद्धांत। कफ के अधिक प्रसेक हो जाने पर, अगर कुपित हुई वायु यदि कफ को बार बार निकाल रही है तो उसे कफ प्रसेक बोलते हैं। तो इसके लिए विद्वान वैद्य को क्या करना चाहिए? स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वात भी प्रकोपित है ना साथ में, तो स्निग्ध देना है और उष्णता से कफ और वात दोनों ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए उष्ण द्रव्य दिए। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा श्लोक नंबर 133, 133 नंबर श्लोक में इसकी हेडिंग क्या है? यक्ष्मा में पानार्थ द्रव्य करके लिखा, तो आप वहीं लिख लीजिए लघु पंचमूल। पीने के लिए जब आप राज्यक्षमा के पेशेंट को देते हो तो लघु पंचमूल से सिद्ध किया हुआ जल आप दे सकते हो उसमें। नेक्स्ट है हमारा 144, 144 की हेडिंग है यवानी शार्डव चूर्ण, हाईलाइट किया। तो यवानी शार्डव चूर्ण भी हमारा किसका? राज्यक्षमा का रोगाधिकार है। इसमें क्या क्या द्रव्य हमारे आते हैं? यवानी तिंडिकम च नागरम च अम्लवेतसम दाडिमम भद्रम च अम्ल कार्शिकम च उपकल्पियेत, और धान्य सोवर्चलम अजाजी वरांग अर्धकार्शिकम। फिर हाईलाइट करना पिपली नाम शतम च एकम द्वे शते मरीचम च, हाईलाइट किया आपने। ये जो पिपली है वो आपने कितनी लेनी है? शतम एक, यानी 100 पिपलियां लेनी है, और उसके बाद द्वे शते मरीचस्य, मरीच जो होती है वो आपको 200 लेनी है। पिपली क्या होती है? लंबी लंबी होती है, आपने देखा भी होगा पिपली। तो पिपली आप कम ही लोगे क्योंकि ज्यादा स्पेस घेरेगी ना, तो कम लो। मरीच छोटी होती है बिल्कुल राउंड, तो वो 200 ले सकते हैं। ये मतलब याद रखने के तरीके से, आपको याद ना रहे कि पिपली कितनी लेनी थी, कौन सी ज्यादा अमाउंट में, ऐसा। तो पिपली आपने 100 लेनी है, मरीच उसकी दुगनी लेते हैं हम। यवानी शार्डव चूर्ण भी हमारा राज्यक्षमा का रोगाधिकार है। फिर है तालीश आदि चूर्ण बोला, तालीश पत्रम मरीचम 145 में, तालीश पत्रम मरीचम नागरम पिपली शुभा यथोत्तरम भाग वृद्ध्या। यथोत्तर, एक से आगे एक एक भाग बढ़ता जाएगा, यानी तालीश पत्र से 1 भाग लिया, मरीच 2 भाग, नागर 3 भाग, पिपली 4 भाग और 5 भाग शुभा लिया आपने। त्वग एला च अर्ध भागी, त्वग और एला आप इससे आधा भाग। नेक्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, पिपली अष्ट गुणा च अत्र। पिपली है जो पिपली से 8 गुना प्रदेया शीत शर्करा, पिपली से 8 गुनी आप शर्करा लेते हो। तो पिपली हमने 4 भाग ली थी, इसका 8 गुना मीन्स कितना हो गया? तो 32 भाग आप लेते हो शीत शर्करा। शीत शर्करा पे 32 लिख लीजिए, 32 भाग लेनी है आपने, क्योंकि पिपली आप कितनी ले रहे थे? 4 भाग। नॉर्मल अमाउंट कहाँ से? तालीश पत्र से शुरू हुआ था, 1 भाग, फिर 2 3 4, पिपली पे 4 भाग आप ले रहे थे। तो पिपली से 8 गुना लेनी आपने शीत शर्करा, ऐसा। ये क्या करता है? का श्वास अरुचि हरम तच चूर्ण दीपनम परम हृदय पांडु गृहिणी दोष शोष प्लीहा ज्वरापहम वम्य अतिसार शूलग्नम मूड वातानुलोमनम को आपने हाईलाइट किया। मूड वातानुलोमनम, जो मूड हुई वात उसका अनुलोमन करने वाला होता है तालीश आदि चूर्ण हमारा। 148 की सेकंड लाइन में देखना, गुटिका ही अग्नि संयोग, ये तो चूर्ण है तालीश आदि चूर्ण, लेकिन आप अगर अग्नि संयोग करके आप इसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, चूर्णा लघु तरा स्मृता, अग्नि के संयोग से बनती है ना गुटिका, तो चूर्ण से लघु होती है। तालीश आदि गुटिका अगर आप इसकी बनाओगे तो वो ज्यादा लघु होगी, ऐसा बताया गया। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा 147 में देखिए, 157 में सॉरी, 157 नंबर श्लोक, राइट पेज पे 299, इसकी हेडिंग को हाईलाइट करना, यक्ष्मा में जुगुप्सा से मांस प्रयोग, मतलब गुप्त रूप से पेशेंट को नहीं पता आप उसको ऐसा दे रहे हो, लेकिन आपको उसको मांस का प्रयोग कराना है, तो आपसे पूछेंगे जुगुप्सु चिकित्सा किसमें जाती है? या राज्यक्षमा में। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा
श्लोक नंबर 163 में देखिए, मासमेव अश्नियात सोशो, माधविकम को आपने हाईलाइट किया। मांस का आहार आप पेशेंट को दे रहे हो, उसके साथ माधविक भी देना है, तो इसके प्रयोग से होगा क्या, लास्ट वर्ड हाईलाइट करना, चिरम कायम न तिष्ठति, यानी राज्यक्षमा बहुत देर तक उस पेशेंट के शरीर में नहीं रहता जो मांस का सेवन कर रहा है प्लस में माधविक नामक मद्य उसका सेवन कर रहा है, तो राज्यक्षमा चिरम काया न तिष्ठति, देर तक उसकी बॉडी में नहीं रुक पाता। ऐसा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड लाइन लिख के देंगे आपको, चिरम कायम न तिष्ठति, या हिंदी में पूछ लेंगे कि निम्न में से किसके प्रयोग से जो वो व्यक्ति के शरीर में राज्यक्षमा बहुत दिनों तक नहीं रहता। ऐसा फिर है 164 में हाईलाइट करना, वारुणी मंड नित्यस्य, जो वारुणी मंड का डेली यूज करता है, बहिर्मार्जन सेविनम, बहिर्मार्जन का सेवन करता है, अविधारित वेगस्य, जो वेग हैं उनको धारण नहीं करता, मतलब जो धारण करने योग्य नहीं उनको त्याग देता है टाइम पे, यक्ष्मा ना लभंते अंतरम, राज्यक्षमा, उनके शरीर में राज्यक्षमा अपने रहने के लिए स्थान प्राप्त नहीं, यानी उनको कभी राज्यक्षमा होता ही नहीं है, जो ये 3 चीजों को फॉलो करते हैं। तो याद रखना है, होगा ही नहीं राज्यक्षमा किसके सेवन से, तो वो वारुणी मंड है, और अगर हो गया तो देर तक बॉडी में नहीं रहेगा, तो वो माधविक है। दोनों में आपको समझना है, आपसे पूछा क्या गया। माधविक के लिए वर्ड आया चिरम कायम न तिष्ठति, देर तक नहीं टिक पाता बॉडी में राज्यक्षमा, तो माधविक। और न लभंत्यंतरम, होता ही नहीं है, तो वो वारुणी मंड के प्रयोग से। वैसे 3 वर्ड हैं, वारुणी मंड का प्रयोग बही मार्जन चिकित्सा और वेगों को न रोकना। ऐसा नेक्स्ट उसके बाद बोला गया यहाँ पे श्लोक नंबर 173 के ऊपर एक लाइन लिखी है, बहिस्पर्शनम आश्रितम वक्षन्ते अतः परम विधि, राज्यक्षमा में बहिस्पर्शन चिकित्सा, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। बहिस्पर्शन चिकित्सा राज्यक्षमा में बताइए। इसी तरीके से हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रति मार्ग हरण चिकित्सा हम पढ़ते हैं रक्त पित्त में, तो आप वो भी लिख सकते हैं यही साथ में याद रखने के लिए। प्रति मार्ग, जिस मार्ग से रक्तपित्त हो रहा है उससे अपोजिट मार्ग से उसका हरण करना। ऊर्ध्व रक्तपित्त है अगर तो विरेचन कराते हैं, अधो है तो आप वमन कराते हैं। तो प्रति मार्ग हरण चिकित्सा हमारी होती है रक्तपित्त में, बहिस्पर्शन चिकित्सा जो है वो विशेषता बोली गई है राज्यक्षमा में, और एक और आप लिख लीजिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्रतिद्वंद चिकित्सा, प्रतिद्वंद चिकित्सा उन्माद में। नेक्स्ट है हमारा 188 नंबर श्लोक में देखिए, 188 जहाँ ये चैप्टर एंड हो रहा है, लास्ट वर्ड क्या है, रोग राजो निवर्तते, रोग राज यानी राज्यक्षमा नष्ट हो जाते। ये ऊपर चिकित्सा बताई है, अभ्यंग करना, स्नान आदि, अवगाहन आदि, उनसे क्या, रोग राजो निवर्तते, रोग राज है जो राज्यक्षमा नष्ट हो जाता है। तो रोग राज वर्ड बोला है राज्यक्षमा को, रोग राट हम बोलते हैं ज्वर को, तो आप वहां पे लिख लीजिए रोग राट, रोग राट है ज्वर, और रोग राज वर्ड है ना, राज लास्ट वर्ड क्या है, राज, तो राज्यक्षमा के लिए आया है, रोग राज राज्यक्षमा, रोग राट होता है ज्वर। तो ये 8th चैप्टर है जो राज्यक्षमा वाला हमारा कंप्लीट होता है।